नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज ट्रक ड्राइवर की कहानी है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है संजय संजय कुमार, दिल्ली के निवासी। ये जो घटना घटी थी ना, साल था 2007। लेकिन ये दिल्ली में घटना नहीं घटी थी, तो कहाँ घटी थी? आइए चलते हैं संजय जी की इस कहानी में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो घटना क्या थी और कहाँ पर घटी थी। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, संजय जी की भेजी हुई है। संजय जी के पिता जो थे ना, दो भाई थे। जो संजय के पिता थे वो बड़े थे और उनसे जो छोटे थे चाचा, दोनों का अलग अलग काम था। संजय का जो पिता थे वो कबाड़ होता है, स्क्रैप होता है, उसके थोक व्यापारी थे। कबाड़ियों से माल अब खरीदते थे, अब इकट्ठा होता था तब वो फैक्ट्री में वगैरह में बेच आते थे। आमदनी अच्छी होती थी। और उनके जो चाचा थे ना, उनके पास में अपना ट्रक था, ट्रक चलाते थे। उनको इसी काम में आनंद आता था। हालांकि जो संजय के पापा थे वो कहते थे कि छोड़ ना ट्रक का काम, इसी काम में हम थोड़ा और सा अब पूंजी लगाते हैं और इस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उनके संजय के चाचा कहना था कि नहीं भैया, आप अपना ठीक है, अपना जो काम कर रहे करो, लेकिन मुझे तो इसी काम में आनंद आता है, मुझे यही काम मुझे पसंद है। अब जो संजय थे ना, वो भी जवान हो चुके थे और उनकी पिता की इच्छा थी कि संजय भी हमारे काम में अब एक तरह से हाथ बटाए, हमारे बिजनेस को संभाले। लेकिन जो संजय थे ना, उनका मन अब उस कबाड़ के काम में लगता नहीं था। मन मार के जाते थे, लेकिन लगता था कि वो इस काम को कर नहीं पाएंगे। उनका झुकाव था अपने चाचा की तरफ। वो चाहते थे कि मेरा भी एक खुद का अपना ट्रक हो और मैं चाचा की तरह ट्रक ड्राइवर बनूं। लेकिन ये बात बोल नहीं पाते थे अपने पिता से। थोड़ा वो गुस्सैल थे तो डरते भी थे। और ये बात अपने चाचा से कई बार बता चुके थे कि चाचा, आप पिताजी को बोलो ना कि मुझे भी एक ट्रक खरीदवा दें और मैं आपकी तरह ड्राइवर बनना चाहता हूँ। मैं भी देश दुनिया घूमना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ ट्रक ड्राइवर करके। मुझे कबाड़ के काम में आनंद नहीं आता है। चाचा जब भी आते टूर करके तो 2-4-5 दिन रुकते अपने घर पर, अपना पैसा ले आते, मौज में रहते। ये सब देख करके संजय को लगा कि ट्रक ड्राइवर के काम में बहुत सारा पैसा है और इसमें पैसा का खेल है। अब एक तरह से उस काम में अब उनका लगन लगने लगा कि मैं भी अब ट्रक ड्राइवर बनूं। लेकिन पिता से बात अपनी पहुंचा नहीं पाते थे, तो अपने चाचा से सिफारिश लगाने लगे। लेकिन चाचा कहने लगे कि देख बेटा, तुझे लग रहा होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना ट्रक ड्राइवरी का, ये बड़ा आनंद का काम है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ये काम मैं मानता हूँ कि आनंद भी है, लेकिन जोखिम भी है, एडवेंचर भी है। और कई बार तो हम ऐसे जगह पर फंस जाते हैं कि अब समझ नहीं पाओगे। हम लोग को अब रात दिन चलना पड़ता है। तुम ये काम नहीं कर पाओगे बेटा, जो तुम्हारे पापा कहते हैं वही काम कर लो। लेकिन जिद्दी थे संजय और चाचा से ज़्यादा घुले मिले थे, तो चाचा का मनाने पर लग गए कि चाचा एक बार बोलो, आप पापा से कहोगे तो मान जाएंगे, आपकी हर बात को मानते हैं। तब चाचा कहने लगे कि मैं एक ही शर्त पर बोलूँगा, तू ये काम कर, मैं अगला जो ट्रिप है मैं जा रहा हूँ असम, गुवाहाटी, एक बार मेरे साथ में चल ले। हाँ, तुझे अनुभव हो जाएगा कि ट्रक तुझे चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। ये तेरा टेस्ट है। अगर तू इस टेस्ट में पास हो गया तो तेरे पिता खरीदे ना खरीदे ट्रक, बेटा मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं तेरे लिए नया ट्रक खरीद कर दूंगा। संजय बड़ा खुश हो गए। कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है चाचा, आप जब कहोगे मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन पिताजी को तो बताना पड़ेगा। तब संजय के चाचा कहने लगे तो उनकी चिंता मत कर, मैं जा कर के उनको समझा दूंगा, वो मान भी जाएंगे। अब वही होता है। संजय के चाचा अब क्या जाने संजय के पिता से समझा के आते हैं और वो एकदम मान जाते हैं। कहते हैं ठीक बेटा, थोड़ा घूम फिर ले, तेरा मन भी बहल जाएगा, लंबा सफ़र कर ले। अब तेरे चाचा जा रहे हैं ना, लेकिन बेटा
थोड़ा होशियार रहना। अब संजय कहते कि ठीक पापा। अब पहली बार घर से बाहर निकल रहे थे लंबे टूर के लिए। कभी भी इतनी लंबी टूर उन्होंने किया नहीं था। घर बार दिल्ली में ही था। उत्तर प्रदेश के उनके जो पूर्वज थे रहने वाले थे और दिल्ली में सेटल हुए थे। तो कभी कभी उत्तर प्रदेश के अपने गांव में जब शादी ब्याह होता था तो संजय जी का जाना होता था, और नहीं तो घर बार सब कुछ उनका दिल्ली में ही था, दिल्ली में ही सब कुछ था, तो कहाँ भटकना। संजय बड़ा खुश हो जाते हैं। और चाचा कहते हैं कि बेटा ज़्यादा खुश मत हो, ये तेरा टेस्ट है। अगर तू इस टेस्ट में पास हो जाता है ना तो मैं तेरे से जो वादा किया हूँ ना मैं बिल्कुल पूरा करूँगा। अगर तेरे पिता अगर ट्रक नहीं दिलवाते हैं तो मैं तेरे से बोला था ना कि मैं ट्रक खरीद के दूंगा, चलाएगा तू, लेकिन टेस्ट पास करना पड़ेगा। संजय बड़ा खुश हो गए, कहने लगे मन ही मन, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, सब कर लूँगा मैं। आखिरकार चाचा भतीजा अब ट्रक लेकर के माल लोड हो जाता है गुवाहाटी का, और चल पड़ते हैं। सफ़र बड़ा आरामदायक लगता है। चाचा ट्रक चलाते हैं। अब ट्रक में हर चीज़ का सुविधा रखे थे, खाना पीना। अब कहीं खाना नहीं बनता था, मिलता था तो उसके लिए स्टोव भी रखे थे। दाल से लेके सब्जी तक, मसाले तक, मतलब एक तरह से पूरा अपना साजो सामान लेके चलते थे कि कहीं दिक्कत परेशानी ना हो। और ज़्यादातर जो संजय के चाचा थे ना खुद ही खाना बनाया करते थे। अब रास्ते में कई जगह पर उन्होंने रोका ट्रक को शाम के टाइम में, और खुद ही खाना बनाते थे। स्टोव जला करके ट्रक से बाहर निकलते थे, दरी बिछाते थे। उनके पास लालटेन भी थे, लालटेन जला करके रोशनी में खाना बनाते थे और दोनों चाचा भतीजा खाने का आनंद लेते थे। और दोनों लोग नॉनवेज खाते थे, नॉनवेज वाले भी थे ये दोनों के दोनों। अभी इसमें कोई ऐसा नहीं था कि नॉनवेज ना खाता हूँ, तो कभी अंडा बना लिए, कभी कभी मार्केट से चिकन वगैरह भी अब ले लेते थे, जहाँ उनका मौका मिलता था खाते पीते। मतलब उनके चाचा थे ना संजय के, मस्त इंसान थे, पैसे की परवाह नहीं करते थे। कहते कमाते किसके लिए, अरे भाई जो खाने पीने से बचेगा तब हम घर ले जाएंगे। अपनी आत्मा को मार करके और हम ट्रक ड्राइवरी करें और खाए पिए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संजय को लगने लगा कि अरे ये तो मस्त ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी तो मैं जीना चाहता हूँ कि कोई मुझे रोक टोक ना करे। जो मेरी इच्छा है खाऊं पीऊं, जहाँ मर्जी जाऊं, लंबी लंबी सफ़र करूं, ये इच्छा थी उनकी। लेकिन एक दबी हुई इच्छा थी और थी, वो लड़कियों में बड़ा आकर्षण रखते थे। सुंदर लड़कियां उनकी कमजोरी थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। फिल्म देखते, हीरोइन के देखते तो मन उनका बहल जाता था। आज सोचते कि कभी काश ऐसा मेरे साथ भी होता, लेकिन इनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। एक भी इनकी कोई दोस्त गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी। थोड़ा शर्मीले स्वभाव के थे, लड़की से बात करने में हिचकते थे, और ऐसा कभी मौका भी नहीं मिला था कि किसी लड़की को फिल्म दिखाने ले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में ले जाएं, ऐसा मौका भी नहीं मिला था। खैर अपना सफ़र जारी किए हुए थे। उत्तर प्रदेश पार करते हुए अब लोग बिहार के क्षेत्र में पहुंच गए थे। बिहार के क्षेत्र में पहुंचते हैं ना तो शाम को 5 बज जाता है। वहाँ पर अकस्मात उनकी जो ट्रक का इंजन है वो बंद हो जाता है। संजय के जो चाचा थे अब वो ट्रक का इंजन देखते हैं, तब उनको बीमारी समझ में आ जाती है। आप सर पर हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। तब संजय कहते हैं चाचा हुआ क्या, क्या खराबी हो गई ट्रक में। तब चाचा कहते हैं सर पर हाथ रखते हुए, बेटा नुकसान ज़्यादा हो गया है। इसी बात का मुझे डर था। मिस्त्री ने मुझे आगाह किया था कि ये काम करवा लीजिए, नहीं तो कभी भी आपका ट्रक धोखा दे सकता था। अब मुझे लगने लगा था कि मिस्त्री झूठ बोल रहा है, अपना पैसा बढ़ाना चाहता था, क्योंकि मेरा इंजन सही चल रहा था, ट्रक कहीं रुकती नहीं थी। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी कुछ दिन और निकाल देते हैं, तब इसका काम कराएंगे। लेकिन देख लो, लालच मैंने किया ना। मैं सोचा कि मिस्त्री झूठ बोल रहा है, आज फंस गए ना। सर पकड़ कर बैठे हुए थे। आप संजय भी अब चाचा का परेशानी को समझ रहे थे कि अब क्या होगा चाचा। जहाँ पर उनका ट्रक रुकी थी ना, बिल्कुल उजाड़ एरिया था। जिधर देखो धान का खेत, बड़े बड़े
तार को जो बोलते हैं ताड़ का, जिसे ताड़ी निकलती है, वो वाला लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे थे, झुंड के झुंड में थे। और जहाँ उनकी ट्रक खड़ी थी वहाँ पर एक झोपड़ी बना हुआ था, कच्ची झोपड़ी। और उसमें एक बुजुर्ग जो था कुछ छोटा मोटा दुकान कर रखा था, पान बीड़ी सिगरेट, कुछ खाने पीने का और चाय भी, यही काम था उसका। जब वहाँ पर उतर कर देखते हैं, और वहाँ तो कोई मदद मिलने वाला था नहीं, और जो ट्रक में खराबी हुई थी वो बड़ा ही खराबी था। मतलब चाचा बता रहे थे कि इसके लिए मुझे तो पास के शहर में जाना पड़ेगा, और देखो अब तो शाम हो गई है, लेकिन मुझे पहुँचने में भी टाइम लगेगा, और इसके बाद मिस्त्री को पकड़ना पड़ेगा, वो पार्ट को लेकर आना पड़ेगा, और तब जाकर के हमारा ट्रक सही होगा, टाइम लगना है। संजय को कहने लगे कि देख बेटा, यही है ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी। गाड़ी हमारी आकर देख कहाँ फंसी हुई है। देख रहा है ना, यहाँ पर आसपास में कोई बस्ती नहीं है, कोई गांव नहीं है, पानी पीने का नहीं है। देख रहा है ना। संजय देख रहे थे, समझ में आ रहा था, एडवेंचर तो उनको महसूस हो रहा था कि अरे वाह क्या जगह है, क्या शानदार जगह है। दिल्ली से बाहर निकले नहीं थे ना, उनको तो बड़ा आनंद आ रहा था। हाँ, कहने लगे चाचा आप चिंता मत करो, आप जाओ, आप जहाँ जाना है आप मिस्त्री लेके आओ, सामान लेके आओ, और ट्रक का रखवाली का काम मेरा है, आप फिक्र मत करो। चाचा अब करते तो क्या करते, सर पर हाथ काफ़ी देर तक रखे हुए सोच रहे थे कि करूं तो क्या करूं, आखिर ट्रक तो सुधारना पड़ेगा ना। और उसके बाद वो किसी ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर के जो सबसे नज़दीकी शहर है उस तरफ लिए रवाना होते हैं। जाते जाते कहते हैं संजय को कि देख बेटा, ट्रक में कीमती माल लोड है, ट्रक छोड़ करके दूर मत जाना। मैं जानता हूँ तू जवान लड़का है, और तुझे तो एडवेंचर का बड़ा शौक़ है, तुझे तो अब हर जगह पर एडवेंचर ही तुम्हें दिखाई देता है। तो बेटा ट्रक का थोड़ा ख्याल रखना। हो सकता है कि मैं रात में लौटूं, ये भी हो सकता है कि रात में ना लौट करके मैं सुबह में लौटूं। तब तक ट्रक का जिम्मेवारी तेरे पास में है। अब रहा खाने पीने का, तो खाना पीना कर देख ले। अब यहाँ पर सब कुछ है तेरे पास में, अंडा भी है, सब कुछ है, जो तेरी इच्छा हो वो बना के खा सकता है। अब वो चले जाते हैं। अब इसके बाद संजय कुमार उतरते हैं। आसपास में अभी तो दिन का उजाला था, आसपास में माहौल देखते हैं। उस दुकान पर पहुँचते हैं जो झोपड़ी नुमा दुकान था, जो बुजुर्ग संभाला हुआ था। जब वहाँ जाते हैं तो चाय भी बना रहा था, चाय की इच्छा भी हो रही थी। तो कहते हैं कि बाबा चाय बना दो। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है बेटा बैठो, अभी चाय बना देता हूँ। तब वहाँ देखते हैं कि उसके अंदर में दो लड़की भी थी, जवान जवान, शायद बूढ़े बाबा का अब रिश्तेदार होगी। वो कुछ काम कर रही थी, उसकी तरफ देखने लगे तो थोड़ी देख करके, अब वो लड़की भी जवान थी, और दूसरी चीज़ मछली काट रही थी। मछली जो था ना, या नदी में से निकाल के लाया हो या खरीद के लाया हो ये तो मालूम नहीं, मछली को साफ कर रही थी। मछली खाते थे संजय कुमार। जब देखने लगे यार ये तो मछली बड़ा फ्रेश है, तब बाबा से कहने लगे बाबा आप खाना वाना भी बनाते हो क्या? तब बाबा कहते कि नहीं बेटा, मैं खाने पीने का कोई दुकान नहीं खोल रखा हूँ, बस चाय पानी बीड़ी सिगरेट यही सब चीज़ें हैं मेरे पास में। संजय कुमार कहते हैं उन लड़कियों की तरफ देखकर कि बाबा वो मछली काट रही हैं, तो क्या ये मछली के क्या करोगे, क्या अपने लिए बनाते हो? तब बाबा कहने लगे कि हाँ बेटा ये घर के लिए है। अब कोई मछुआरा जा रहा था, मछली थी उसके पास में, मुझे भी पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। ये जो मेरी है ना नतनी है, दोनों की दोनों, लेकिन है जुड़वा। अब ये भी थी, ये भी जिद करने लगी कि दादाजी ले लो, तो मैंने ले लिया। अब ये मछली काट पीट करके फिर घर ले जाएंगे। तब पूछने लगे संजय कुमार जी कि बाबा जी घर कहाँ है आपका? यहाँ तो मुझे आसपास में कुछ दिख भी नहीं रहा है, कोई गांव ना कोई बस्ती। तब बाबा जी हंसते हुए कहने लगे वो देख रहे हो ताड़ पेड़ को झुंड जो दिखाई दे रहा है, और वहाँ जो बगीचे दिख रहे हैं, बगीचे के बस सटा हुआ है हमारा टोला। बस ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, 5-7 घर का हमारा टोला है, हम वहीं पर रहते बेटा, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब मछली खाने का मन हो चुका था,
संजय कुमार जी का। और कहने लगे कि बाबा, क्या ये मछली मुझे मिल सकता है? आप जो मांगोगे पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये मछली बड़ा स्वादिष्ट लग रही है, देखने में अच्छी है, फ्रेश है, तो क्या मैं समझूं कि मेरे लिए भी कुछ हो सकता है? जो बाबा थे ना, कहने लगे बेटा देखो, ये तो हमारे वैसे परिवार के लिए है, लेकिन तुम परदेसी आदमी हो और तुम्हारा ट्रक खराब पड़ा है, अब रात तो तुम्हें यहीं बितानी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन बेटा पैसे की ज़रूरत नहीं मुझे। तुम परदेसी हो ना, मेहमान एक तरह से हमारे, तो ये पैसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बेटा। हमारे घर में खाना बनेगा ना, अब मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगा। देखो, रोटी खाओगे या चावल खाओगे? आप संजय कुमार कहने लगे बाबा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके घर में बने मैं खा लूँगा, लेकिन मैं पैसा देना चाहता हूँ बाबा। बाबा फिर मना कर दी कि नहीं बेटा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं खाने पीने बेचने का काम नहीं करता हूँ, मैं नाश्ता पानी चाय पाय वगैरह बेचता हूँ। और फिर संजय कुमार मान गए कि ठीक बाबा, आप ऐसा करवा देना। इसके बाद वो लोग जैसे ही अंधेरा होता है और वो झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं और साइकिल पर सामान रख करके, और जो उनकी जो नतनी थी या पोतिया थी, मैं सही कंफर्म नहीं हूँ, और उनको ले करके वो लोग चले जाते हैं, बूढ़ा बाबा। लेकिन एक जो लड़की थी ना, उनमें जो बड़ी लग रही थी, दोनों जुड़वा थी, एक की थोड़ी हाइट लंबी थी। संजय कुमार बताते हैं कि एक की हाइट थोड़ी छोटी थी, लेकिन जिसकी हाइट बड़ी थी ना, वो चंचल थी, शौख लग रही थी, बार बार संजय कुमार की तरफ देखती थी, मुस्कुराती थी, और संजय कुमार भी उसकी तरफ देखते थे। जब वो मछली बना रही थी, साफ सफाई कर रही थी, काटपीट कर रही थी, तभी से वहाँ बैठे हुए थे संजय कुमार, अब देख रहे थे। और वो शौक थी लड़की जो लंबी वाली थी, बार बार संजय कुमार की तरफ देखती, मुस्कुराती, और संजय कुमार भी उसकी हंसी के जवाब हंसी में देते थे। मतलब आंखों आंखों में एक तरह से प्यार हो चुका था, इतनी जल्दी। और संजय कुमार भी बड़ा खुश थे कि देखो, आखिरकार हमारा ट्रक वहाँ ख़राब हुआ है और जहाँ पर ये सब मेरे साथ में घट रहा है। बड़ी अच्छी जगह है, देखने में भी बड़ा शानदार लग रहा है। अब देखो ना क्या खूबसूरती है यहाँ की, ताड़ का पेड़ दिखाई दे रहे हैं और खेत पधार देखो, सब धान का फसल लगा हुआ है। ऐसा दिल्ली में देखने को कहाँ मिलता है। एक तरह से वहाँ का जो एरिया था उसको देख करके थोड़ा अब उनको रोमांच भी महसूस हो रहा था। लेकिन वो लोग अपने सारे सामान लेकर के साइकिल पर लोड करके, दोनों लड़कियाँ साइकिल ढकेलते हुई और बाबा पीछे पीछे चल पड़े। और जाते जाते कह के गए थे कि बेटा ट्रक के पास में ही रहना, ये एरिया ठीक नहीं है, और तुम्हारा खाना हम भिजवा देंगे, है ना, वक्त पर तुम्हें खाना मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना। अब इसके बाद वो लोग चले जाते हैं, संजय कुमार वहाँ पर अकेले रह जाते हैं। आसपास थोड़ा घूमते हैं, अंधेरा हो जाता है, और इसके बाद अपना ट्रक में आ जाते हैं। मन भटकता रहता है उस लड़की के चक्कर में। जब से उसकी सूरत देखी और जब से वो मुस्कुरा मुस्कुरा करके संजय कुमार की तरफ देख रही थी, तो संजय जी को लगा कि इसके मन में भी मेरे प्रति आकर्षण है। और संजय को तो हो ही चुका था, लेकिन अब मिले तो कैसे मिले, वो तो अपने घर जा चुकी थी। अब तो जो भी आंखों आंखों में सहारा और था वो भी ख़त्म हो चुका था। अब उसी चक्कर में अब अपना मन ध्यान लगा के बैठे हुए थे ट्रक में। और धीरे धीरे जो रास्ता था ना, जो रोड था, अब उसमें जो आवाज़ आई थी वो कम होने लगी। और रात के करीब 9 बज रहा था, भूख तो लगी हुई थी, लेकिन अब करें तो क्या करें। अब अकेले पेट के लिए अब पूरा तामझाम, वैसे तो उनके पास में सब कुछ था, और सोच रहे थे कि बाबा जी ने बोल के गए हैं तो खाना तो ज़रूर भिजवाएंगे, ज़रूर मेरा मन कहता है, ऐसा धोखा नहीं करेंगे, तो मैं खाना क्यों बनाऊं। हालांकि वो बनाना जानते थे, खाना बनाना अच्छी तरह से उनको पता था। और 9 बज गया। 9 बजने के मतलब उस एरिया में अब एकदम अंधकार फैल चुका था। चांद जो था ना, बादल था, तो कभी कभी बादल से निकल आता था तो रोशनी हो जाती थी, और जब बादल ढक लेते थे तो रोशनी गायब हो जाती थी। पूरा अंधकार में एरिया हो चुका था। और मच्छर भी थे वहाँ पर थोड़ा, जब हवा चलती थी तो मच्छर से छुटकारा मिल जाता था। अब जहाँ धान के खेत हो आसपास में तो ऐसा होता ही है।
अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें, भूख भी लग रही है और बाबा जी का कोई पता नहीं, किसके साथ भेजेंगे, कहीं बाबा जी खाना लेके आएंगे या फिर कोई और लेके आएगा। समझ में नहीं आता। इतना तो पता था कि लड़कियां तो कोई आएगी नहीं, क्योंकि रात का मामला है, आज देहात का एरिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़कियां भोजन लेके आए। 9 बज चुका था और ट्रक जो था एक साइड में खड़ा और आवाजाही रोड पर अब नामात्र का रह गया था। कोई ट्रक तेजी से गुजर जाता था और उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था। अब इसके बाद अपने केबिन के अंदर में बैठे हुए और खाना का इंतज़ार करने लगे, लेकिन खाना का दूर दूर तक पता नहीं था। कब उनको झपकी आ गई अब पता भी नहीं लगा। जब उनकी नींद खुलती है ना तो दरवाजे पर दस्तक हो रहा था। जो खिड़की थी ट्रक की उस पर कोई दस्तक दे रहा था। नींद से जगते हैं तो पहले खिड़की से झांकते हैं। खिड़की से जैसे झांकते हैं ना उनकी आंखें फैल जाती है। देखते क्या हैं, अरे ये तो वही लड़की है, जुड़वा लड़कियों में से एक, जो लंबी वाली, जिसके उनके साथ में नैन मटक्का हो रहा था। उसको देखते ही बड़ा खुश हो जाते हैं और फिर आसपास में देखते हैं कि इसके साथ कोई ना कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं होता। खाना कहाँ है, जैसे वो पूछना चाहते हैं कि खाना कहाँ है। आसपास में देखते हैं लेकिन कोई है ही नहीं। लड़की खाली हाथ है। समझ में नहीं आता है। 9 बजे, अब 9 बजे सोए थे और हो सकता है कि टाइम 9:30 हो या 10 बज चुका हो, इतना समय हुआ होगा। घड़ी उन्होंने देखा नहीं था उस टाइम में जब वो दस्तक हुई थी। अब हैरानी से पूछते हैं कि आप रात में यहाँ क्यों आई। लड़की कुछ बोल नहीं रही है, बस अब एक तरफ से घूरी जा रही है। तब संजय कुमार कहते हैं कि बाबा जी भी आए क्या, वो बोले थे कि खाना लेके आएंगे, तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आपका कोई भाई भाई भी है साथ में क्या, वो लोग कहाँ हैं। लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की रात में क्यों आई है। घर वाले कैसे इसको बाहर भेज दिए हैं। ये तो देहात का मामला है। देहात में लड़कियां तो शाम होने के बाद में घर से बाहर निकलती नहीं। आज देखो ये लगभग 10 बजे का वक्त है और ये लड़की आकर के दरवाज़ा खटखटाई और मैं खोल भी दिया। अब नीचे खड़ी लड़की रोड पर और संजय कुमार ट्रक के ऊपर केबिन में। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कई बार संजय उससे बात कर चुके हैं कि आप मेरे लिए भोजन लेके आई हैं, लेकिन भोजन हाथ में कोई नहीं दिख रहा है। हाथ तो बिल्कुल खाली था। लड़की तब बोलती है, अंदर नहीं आने दोगे क्या। मीठी आवाज़ में बोलती है। संजय कहते हैं हाँ हाँ अंदर आ जाओ, बाहर मच्छर भी लग रहे हैं। लड़की एक झटके से, या यूं कहूँ कि छलांग लगा करके केबिन में पहुंच जाती है। जब पास में आती है ना, संजय जी के पास में आके सीट पर बैठती है, बदन से खुशबू फूट रहा था और उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी मोहक थी कि संजय कुमार जी उस सुगंध में बहकने लगे थे। जवान लड़की, भूख तो वो एकदम एक तरह से भूल चुके थे कि भूख उनको लगी थी। भूख के मारे तड़पन लग रही थी। और जब जवान लड़की आकर के पास में बैठती है ना तो भूख को तो भूल जाते हैं। अब मन जो है अब वो उस खुशबू के आगे आशांत होने लगता है। मन करता है कि बस लड़की को अपनी बाहों में भर लूं, और ऐसा ही वो करती हैं। लड़की भी अब उनको अपनी बाहों में भरने की अब पूरा प्रयत्न कर रही है। इधर संजय कुमार का ये भी चाहत थी। दोनों लोग एक दूसरे में खो जाते हैं। समय तो चलता रहता है, समय तो रुकता नहीं किसी के लिए। और उस टाइम में आसपास में जो रोड चल रहा था, कभी कभी इक्का दुक्का ट्रक लाइट जलाता हुआ, रोशनी फेंकता हुआ निकल जाता था। सामने से कोई ट्रक आता था ना, जब उसकी जो तेज रोशनी अब विंडो की चिरती हुई केबिन के अंदर में आती थी ना, उस टाइम जो संजय कुमार थे ना, कि जैसी लड़की पर रोशनी पड़ती थी तो लड़की एकदम परेशान हो जाती थी। लगता था कि कहीं छिपने की जगह ढूंढ रही हो। लेकिन इन चीज़ों से बेखबर थे। वो तो प्यार में मगन थे। जो उनको चाहिए था अब मिल चुका था। उस लड़की के साथ रिश्ता बना रहे थे और लड़की भी खुश। लेकिन जब ट्रक की रोशनी पड़ता था ना उस लड़की के जिस्म पर, तो लड़की बड़ा बेचैन हो जाती थी। इधर उधर छिपने की कोशिश करती थी कि उस रोशनी से
मैं थोड़ा छिप जाऊं। ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इन चीज़ों से बेखबर थे कि आखिर ये लड़की रोशनी से डर क्यों रही है। रोशनी पड़ते ही अब इसका बदन छटपटाने क्यों लगता है, ये ओट में आने की क्यों कोशिश करती है, ये अभी तक समझ नहीं पाए थे। उनको लगा कि ये जो लड़की थी ना, हम लोग नैन मटका कर रहे थे, तभी ये मुझ पर रिझ गई थी। इसी वजह से अपने घर वालों से छिप छिपा करके यहाँ तक आ गई है, इसी काम के लिए। खैर, दोनों लोग अपना रिश्ता बना लिए थे और बैठे हुए थे ट्रक में। बस बातचीत कोई नहीं हो रही थी, एक दूसरे को देख रहे थे। और लड़की जो थी ना, उसको लग रहा था कि अभी मन भरा नहीं है। बार बार अपनी बाहें अब पकड़ती थी संजय को। और संजय भी, अब उनका भी ख्वाहिश पूरा एक तरह से नहीं हुआ तो होगा, तो भी अपना आलिंगन बंद हुए पड़े थे। अब ये तब वो नोट करने लगे कि जैसे ही सामने से कोई ट्रक आ रहा है ना, उसकी रोशनी जब पड़ रही है, तब वो लड़की उनसे छिटक जाती है, जैसे अंधेरे में जाने की कोशिश कर रही हो। लड़की से पूछते हैं कि क्या बात क्या है। जब भी मैं देख रहा हूँ ट्रक की रोशनी पड़ रही है और तुम साइड में होने की कोशिश करती हो, बात क्या है? क्या डरती हो कि कोई तुम्हें देख लिया तो? तब लड़की कहती कि हाँ, मुझे इसी बात का डर है कि रोशनी में मुझे कोई देख लेगा तो मेरी तो बदनामी होगी ना। अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। लेकिन संजय कहते कि ना, अभी थोड़ी देर बैठो और फिर चले जाना। आज तुम्हें भूखे ही रह गया ना। मैं तुम्हारे बाबा से पूछा था और उन्होंने बोला था कि खाना अब लेकर के कोई न कोई आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया कोई। लड़की इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी कि खाना आएगा या नहीं आएगा। आप आखिरकार कुछ देर तक टाइम लोग व्यतीत करते हैं और इसके बाद लड़की फिर बेचैन हो जाती है। कहती है मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे अब जाना है। संजय कुमार कहते हैं कि आखिर रात है, अब कहाँ जाओगी? अब जाना ठीक नहीं है, बैठो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आ जाऊँगा, लड़की हो ना। तब कहती है कि नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अचानक उसकी जो आवाज़ है ना, बदलने लगती है। जो उसकी सुरीली आवाज़ थी ना, अचानक भारी भारी होने लगती है। तब भी संजय कुमार समझ नहीं पाते कि आखिर जो लड़की अब बिना बुलाए मेहमान की तरह आ गई थी, ये है कौन। बस एक नज़र देखे थे, उनको लगा कि वही बड़ी बेटी है, जुड़वा में से एक है, और उसके साथ प्रेम प्रसंग अपना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब वो रोकने लगे तब लड़की गुस्से में आ चुकी थी और भारी आवाज़ में कह रही थी कि बस हो गया ना, मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, अब मेरे से अलग हट जाओ, मेरे से अलग हट जाओ, मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है। संजय जी हाथ पकड़ रखे थे कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ। लड़की उनको जोर से धक्का देती है। इतनी ताकत उसमें थी। संजय कोई दुबले पतले लड़के नहीं थे, दोहरा बदन के थे, और उसका हाथ की हथेली से अब इतना ताकत मिला था कि वो अब एक चारों खाना चित हो चुके थे, अपने सीट पर जा गिरे थे। और लड़की जैसे हवा का झोंका की तरह गायब हो चुकी थी। जब तक उठ करके खिड़की से बाहर देखते, और लड़की ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। उनको लगा कि अब लड़की डर चुकी है, चलो अब जो होना था हो चुका है, अब क्या है। भूख फिर लग चुकी थी, अब क्या किया जा सकता है। हो सकता है कि उनके घर में कोई समस्या हो, कोई समस्या आ गई होगी, तभी वो लोग खाना नहीं ले पाए हैं। अपने मन मार करके अब वो बैठ जाते हैं। तभी दो लोग टॉर्च की सहायता से रोशनी करते हुए अब उनके ट्रक की तरफ, अब खेतों के इलाके से आते हुए दिख रहे हैं। अब टॉर्च की रोशनी जब पड़ रही है तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन लोग हैं। जब वो लोग पास में आते हैं तब संजय पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा होता है तो पहचान नहीं पाते। वो ट्रक के पास आ जाते हैं। तब संजय देखते हैं कि थाल में, डबल थाल से ढका हुआ है, खाना लेके आए हैं। दरवाज़ा पीटते हैं, भैया दरवाज़ा खोलिए, बाबा जी ने खाना भिजवाया है। हम लोग को थोड़ा आने में देरी हो गई थी ना, हम दोनों बाहर थे, कुछ ही देर पहले अपने घर पर आए तो बाबा जी ने बताया कि बेचारा ट्रक ड्राइवर है, वहाँ पर हमने खाने के लिए बोल रखा है, और तब हम लोग खाना लेके आए हैं। सब कुछ ठीक है ना अभी तक यहाँ पर? संजय कहने लगे हाँ, सब कुछ ठीक है। और खाना ले लेते हैं, और इसके बाद खाना भी खाते हैं, और खाना खाने के बाद में अब कहते हैं कि ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, खाना भी टेस्टी था। तो संजय जी को आनंद आ गया खाना में।
अब एक तरह से फिर वो लोग थाल वाल लेकर के चले जाते हैं और उनको धन्यवाद बोलते हैं खाना पहुंचाने के लिए। अब इसके बाद अब उनके पास में कोई अब टाइम था ही नहीं, अब सोने के अलावा कोई काम ही नहीं था, रात ज़्यादा हो चुकी थी। अब फिर अपने सीट पर सो जाते हैं। सब कुछ शांत रहता माहौल। सुबह उठते हैं तो दुकान वो जो थी बाबा जी ने खोल दिया था। सुबह सुबह ही चाय पानी बना रहे थे, लेकिन दोनों लड़कियों में से एक भी लड़की अब उनके दुकान में नहीं थी। अब इसके बाद वो चाय पीते हैं, बाबा जी से बात करते हैं, तो बाबा जी बता रहे थे कि बेटा खाना तो वक्त पर बन चुका था, लेकिन आपके पास आने के लिए कोई लड़का नहीं था। जो लड़के थे कहीं दूर के गांव में गए हुए थे। आज जब आए तब हमने उनको भेजा। मैं जानता हूं कि कल लेट हो गया था बेटा, हमें माफ़ कर देना। संजय जी कहने लगे नहीं बाबा जी, खाना बहुत बढ़िया था, स्वादिष्ट बना था। अब इसके बाद इंतज़ार करने लगे अपने चाचा जी को कि चाचा जी अब आएंगे, चाचा जी अब आएंगे। लेकिन चाचा जी का भी अता पता नहीं था। मतलब वो शाम भी ढल गई और अंधेरा भी हो चुका था। चाचा जी का कोई खबर नहीं। आखिरकार जब दुकान बंद होने लगा और दोनों लड़कियों में से कोई भी उस टाइम तक दुकान में नहीं आई थी। जब दुकान बढ़ाने लगा ना, बाबा जी बढ़ाने लगे, तब दोनों लड़कियों में से नहीं, लेकिन लंबी वाली लड़की साइकिल लेकर के उधर से आई थी, ताकि जो भी सामान है अब उस पर रख करके घर की तरफ चला जाए। हाँ, वह वहीं पास के दुकान में खड़े थे संजय। जब वो लड़की आती है तो मुस्कुराती है, ते भी मुस्कुराते हैं। अब मौका मिलता है तब लड़की से पूछते हैं, बाबा जी जब थोड़ा दूरी बना के थे, पूछते हैं कि तुम रात में क्यों भाग गई? मैं तुम्हें अब एक तरह से रोकना चाहता था। हाँ, तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है, क्या झूठ बोल रहे, मैं तुम्हारे पास में कब आई? संजय जी बड़ा हैरान थे। हाँ, कहने लगे तुम मेरे साथ में घंटों यहाँ बिता के गई हो, हाँ तुम कह रही हो कि मेरे पास में नहीं आई। लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखें अब एक तरह से गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी कि देखो, मैं तुमसे मुस्कुरा के क्या बात कर लिया, अब तुम अपने आप को शहंशाह समझने लगे। मैं तुम्हारे पास में रात में क्यों आऊँ? मेरे घर से कोई रात को निकलने देगा? क्या तुमने मुझे ऐरा गैरा लड़की समझ रखा है कि मैं रात में तुम्हारी तड़पन और तुम्हारी प्यार में फंस करके इतनी दूर मैं पैदल तुम्हारे पास में आऊँगी? क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? एक तरह से लड़की जो थी ना, डांटने लगी थी कि तुम्हारे मन में ये सब क्या चल रहा है? कौन थी मुझे क्या मालूम? तब संजय कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। लड़की बार बार गुस्सा दिखा रही थी कि मैं और भी रात में तुम्हारे ट्रक में आ जाऊं? तुमने कैसा सोच रखा है? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं जैसा तुम समझ रहे हो। तुम्हारे साथ तो कुछ और घटना घटा होगा। मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं पक्का कहती हूँ कि मैं नहीं आई थी। नहीं का मतलब नहीं होता है। सही में संजय जी को अब एक तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। लग रहा था कि लड़की झूठ बोल रही है, लड़की झूठ बोल रही है। और जाते जाते जब लड़की जाने लगी तब संजय जी कहने लगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मुझे पक्का है कि तुम आओगी। लड़की फिर गुस्सा में पैर पटकती हुई चल पड़ी साइकिल लेकर के। बाबा जी आगे आगे थे, लड़की पीछे पीछे थी। बार बार मुड़ के देखती थी गुस्से में। ये कैसा लड़का है भाई? मैंने इसे क्या 2 पल के लिए मुस्कुरा दिया, ये अपने आप को क्या समझने लगा है? ऐसे गुस्से में फुफकारती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर संजय जी थे ना, उनको लग रहा था कि ये लड़की जरूर आएगी। रात में आई थी तो आज भी आएगी। हाँ, बाबा जी ने आज भी खाने के लिए अब बोल रखा था कि देखो बेटा, आज मछली तो है नहीं, आज हमारे घर की दाल रोटी खा के देखो, उसमें भी बड़ा आनंद आएगा। खाना का इंतज़ार करने लगे थे। वही सेम टाइम था जो कल हुआ था, लेकिन आज सोए हुए नहीं थे, नींद में नहीं थे, खुली हुई आँख थी। ट्रक आ रही थी, गाड़ियाँ आ रही थी, रोड पर जा रही थी। अब ऐसे ही अपना समय पास कर रहे थे, बैठे हुए थे। बाहर कभी निकलते, कभी अंदर आ जाते, ऐसे ही उनका टाइम चलता रहा था। लगभग 10 बजे के आसपास में अभी तक खाना तो नहीं आया था। खाना का इंतज़ार कर रहे थे और उनको लग रहा था कि लड़की ज़रूर आएगी। अब वही होता है, कोई आकर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। तब जा कर के बाहर झांकते हैं
तो सेम वही लड़की, वैसे ही कपड़ा, सब कुछ, हेयर स्टाइल से लेकर के हर एक चीज़ तक वैसे ही था। दरवाज़ा खोल देते हैं, हम मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं। हाँ, कहते हैं कि हाँ, मुझे मालूम था कि तुम आओगी। तुम अपने बाबा के सामने झूठ बोल रही थी ना, तुम ऐसे ही मुझ पर गुस्सा कर रही थी ना। हाँ, तब लड़की कुछ बोलती नहीं है, आकर के लिपट जाती है। हाँ, फिर शरीर से ऐसा सुगंध फूटता था कि मदहोश हो जाते थे संजय कुमार जी। वक्त का अब वो जो तकाजा था ना, अब उसमें लग गए थे। माहौल जैसा था बना हुआ। अब उस ट्रक में 2 लोगों के अलावा तीसरा कोई था नहीं। सड़कें सुनसान थी, तो अपने प्यार मोहब्बत में लग जाते। और उसी वक्त में जो घरवाले थे ना, जो खाना बोला गया था कि आ जाएगा, वही 2 लड़के जो कल आए थे, और वो आ जाते हैं। दरवाज़ा पीटते हैं। आज जैसे दरवाज़ा पीटते हैं ना, वो जो लड़की है ना, एकदम साइड में अब छुपने की कोशिश करती है कि कोई देख नहीं पाए। दरवाज़ा अब डरते डरते अब खोलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार संजय कुमार को आवाज़ सुनाई दे रहा था कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं भोजन लेके आया हूँ, खाना लेके आया हूँ, आप खाना ले लीजिए। सो गए क्या, सो गए क्या, उठिए भैया उठिए। हाँ, तब संजय कुमार को लगा कि ना दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। आज जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना, और वो लोग खाना लेकर जिस थाली में लेके आए थे, हाथ बढ़ाते हैं कि भैया खाना लीजिए। अंदर का जो दृश्य देखते हैं, अब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर जिस लड़की को अब देखते हैं, अब वो चिल्लाने लगते हैं। लगता है कि उनके हाथ से थाल छूट जाएगा। गनीमत थी कि थाल अब ये संजय कुमार जी पकड़ लिया था। अब इसके बाद में वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे भैया, ये चुड़ैल को अंदर बिठा रखे हो, चुड़ैल को अंदर बिठा रखे हो, भैया ये तुम्हें मार डालेगी, भैया तुम्हें ये मार डालेगी। संजय को लगा कि इनके साथ में मजाक हो रहा है। लड़की खूबसूरत थी, ये चुड़ैल कैसे हो सकती, और उसी घर की लड़की थी जिस घर से खाना भोजन आया था। उनको लगा कि ये लड़के पागल हो गए क्या, अपनी बहन चाहे जो भी रिश्ते में लगती है, अब उसको चुड़ैल बोल रहे हैं। जब पलट कर देखते हैं ना, तो उनका होश उड़ चुका है। वाकई में काली कलोटी एक लड़की, जिसके बाल थे ना बिल्कुल सफ़ेद हुए पड़े थे। एक नज़र कोई भी देखे ना तो कांप के रह जाए, ऐसा शकल सूरत था उसका। जब देखते हैं ना, तो संजय जी भी ट्रक से कूद भागते, जैसे गिरते पड़ते ट्रक से दूर हो जाते हैं। और उनके पीछे पीछे दोनों लड़के जो खाना लेके आए थे, वो भी अब भागने लगते हैं। भैया भैया, आपने ट्रक में चुड़ैल को कैसे घुसा लिया, चुड़ैल का कैसे घुसा लिया। अब संजय बोले तो क्या बोले कि मैंने क्या समझा था और ये क्या हो गया। संजय इतना डरे हुए थे, खौफ में थे, और वो अपना ट्रक पर निगाह लगाए हुए थे। और कुछ ही देर तक वो लड़की दिखाई दी, और इसके बाद वो हवा में जैसे गायब हो गई हो। अब दोनों लड़के कहने लगे, भैया यहाँ पर रहना आपको खतरे से खाली नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप चलिए हमारे घर पर, जान है तो जान है, ट्रक को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमारी दुकान है, और आसपास के लोग जानते होंगे कि यहाँ पर ट्रक खड़ा है तो किसी न किसी रिश्तेदार का होगा, तो आपका ट्रक का कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। संजय को भी समझ में आ जाता है, और फिर उन लड़कियों के साथ अब उनके घर पर आ जाते हैं। घर पर जब आते हैं तो रात काफ़ी हो चुका है, लेकिन ऐसा माहौल बनता है, वो लोग बताते हैं कि ट्रक में क्या क्या देखा था। पूरा घर परिवार जाग जाता है। अब वो दोनों लड़कियां थी ना, जो अब एक तरह से जुड़वा थी, और उनमें से जो बड़ी थी, जिसका रूप धर करके वो लड़की आई थी, चुड़ैल आई थी, बिल्कुल डिट्टो रूप बना करके, संजय जी का कहना था। वो लड़की भी अब इनकी बात सुन करके हैरानी से वो देख रही थी। और तब जो बूढ़े बाबा थे वो कहने लगे कि हाँ बेटा, कभी कभी मैं भी जब शाम होता है ना, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि मेरे आसपास में कोई ना कोई है। हमें सुना भी था कि यहाँ पर कुछ आत्मा दिखाई देती हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को अब ऐसे रूप में देखा नहीं था। संदेह तो ज़रूर होता था। मेरी आंखें भी कमज़ोर है ना बेटा, तो मैं दूर तक ज़्यादा देख नहीं पाता। अब इसके बाद संजय कुमार उस घर में रात गुजारते हैं। अब सुबह वही लड़की उनसे अब जगाती है कि उठो चाय पी लो। और फिर उठते हैं,
तब लड़की कहती है कि तुमने अब मुझे क्या समझ रखा था कि मैं तुम्हारे पास ट्रक में आऊँगी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तुम इच्छा जिससे पूरी कर रहे थे ना, वो एक चुड़ैल थी और उसने मेरा रूप रंग पूरा धारण कर रखा था। तुमने तो देखा था ना। शायद अब उसको लग चुका था कि तुम मेरे से मोहब्बत करते हो और उस लड़की ने देरी नहीं किया, मेरा ही रूप धारण कर लिया था। संजय कहते हैं कि उसके बाद अब जब मैं ट्रक के पास लौटता हूँ तो मेरे चाचा जी आए हुए थे, मुझे ढूंढ रहे थे। और इसके बाद मैं पूरी कहानी बताता हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता। वो कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं इतने साल से ट्रक चलाता हूँ और आज तक मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो होना था अब तो वो हो चुका था। अब इसके बाद संजय कुमार जी का वो ट्रक सही होता है, मिस्त्री आ चुका था और सब कुछ सही करने के बाद आगे के सफ़र पर निकलते हैं। और उस लड़की से इतना प्यार हो चुका था कि अब आखिर उसको पाना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं था। चाचा को अब सब कुछ अपना बात बता चुके थे कि देखो मेरे साथ में ऐसे ऐसी घटना हुई चाचा, देखो मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाता हूँ। मुझे लगा कि वही लड़की है जिसे मैं मोहब्बत करने लगा था, आज जिसका मैं भोजन खाया था उस घर का, मुझे तो यही लगा था। चाचा कहने लगे बेटा ये ट्रक का लाइन है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रक का लाइन में बहुत सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाया जाता है। ये तुम्हारा पहला टेस्ट था, तुम पहले ही टेस्ट में फेल हो चुके हो। तुम्हारे बस का ये ट्रक ड्राइवरी नहीं है, तुम तो ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ जाओगे तुम नुकसान उठा पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं बेटा। लेकिन संजय अपने जिद पर अड़े हुए थे, नहीं चाचा ये बातें हमारे परिवार में किसी को मत बताना, ना मेरे पिताजी को बताना, बस ये बोल देना कि बस ट्रक दिलवा दो। और चाचा आज के बाद में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, जो आप मुझे सिखाओगे और वैसा ही मैं करूँगा। आखिरकार चाचा जी मान जाते हैं, कहते हैं तुम्हें अब रोड पर निगाहें बना के रखनी पड़ेगी, अच्छा कौन है बुरा कौन है पहचान करना पड़ेगा। और तब जा कर के जो संजय कुमार हैं एक अच्छे ट्रक ड्राइवर बनते हैं। लेकिन चाचा उनको कई बार टूर पर लेके जा चुके थे और तब उनको जो भी गलत सही सब कुछ समझाते थे कि देखो हम गलती से भी अनजान जगह पर ट्रक खड़ा नहीं करते, जहाँ पर और भी ट्रक खड़े हों, चाहे कोई ढाबा हो, चाहे कोई पेट्रोल पंप हो या कोई और जगह हो जहाँ पर और भी ट्रक खड़े हों। हाँ, ये तो एक तरह से हमारा ट्रक नुकसान हो चुका था, ख़राब हो चुका था और तब हमें वहाँ रुकना पड़ा, ये तो 100 में से एक बार होता है। और तब संजय कुमार जी अब सब कुछ चाचा जो बता रहे थे और मन ही मन गांठ बांधते जा रहे थे। आज संजय कुमार जी एक अच्छे ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन उस घटना को एक सबक की तरह लेते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत जल्दीबाजी किया था, मुझे लगा था कि वो लड़की मुझ पर मोहित हो चुकी है, मर मिटी है, तब मेरे ट्रक में आई है। मैं ज़रा दिमाग लगाता ना कि आखिरकार वो उस गांव से इतनी दूरी पर गांव है और रात के टाइम में घर से लड़की कैसे निकल सकती है। कोई शहर तो था नहीं कि चलो हम गली गली पार कर लिए और आगे, देहात का क्षेत्र था। मैं अगर उस टाइम दिमाग लगा लेता ना तो ये खेल मेरे साथ में बिल्कुल नहीं होता। अब मैं पहचान जाता कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे भी अब एक तरह से जल्दीबाजी थी, प्यार का शौक़ जो चढ़ा हुआ था। अब मैं उस लड़की के जाल में, या यूँ कहूँ कि उस चुड़ैल के जाल में फंस चुका था। गनीमत थी कि वो लोग वक्त पर खाना लेके आ चुके थे और हो सकता था कि रात में मेरे साथ में वो लड़की कुछ और करने की इरादा रखती हो, मेरे को मारने को अब कोशिश करने वाली थी, कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी संजय कुमार जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ख्याल शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।